मेरा नाम ब्रजेश पाल है, मैं बरेली का रहने वाला हूँ और इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था, मेरे बहुत सपने बहुत थे। और एक बात बता दूँ दोस्तों आपको ना, जो कम पढ़ा-लिखा होता है ना, उसके पास सपने सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको। क्योंकि उन सपनों की जब कीमत पता चल जाती तब आदमी कीमत डरने डरने लगता है, कि यार इसकी कीमत क्या है? कभी भी आप अगर उस ब्रह्मांड से और अपने सपनों को छोटा देखते हो, उनकी कीमत को आँकते हुए सपने देखोगे तो वो आपके पूरे नहीं होने वाले। आपको भरोसा रखना, फेंकते हैं ना, तो उसे डर नहीं होता कि मैं नीचे गिर जाऊँगा। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी ने बच्चे को ऊपर फेंका और गोद में फिर दोबारा ना लिया, क्योंकि उसे पूरा भरोसा होता है उस व्यक्ति पे जो उसे ऊपर उछाल रहा होता है। उसी तरीके से आप जिस भी परमात्मा को मानते हो, उसे पूर्ण भरोसा करके और अपने सपनों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जब पढ़ लिख नहीं पाया था, तो बिना पढ़े लिखे बस सपने तो बहुत होते हैं, सपने हमारे पास बहुत थे और फिर सिर्फ़ एक जीवन में एक ही उद्देश्य था कि यार पैसा बनाना है, कमाना नहीं है। दोस्तों आज आपको ये बहुत ज़रूर समझना होगा कि पैसे कमाने में और बनाने में बहुत बड़ा फ़र्क है। हम लोग आज जिस इंडस्ट्री में हैं, वो पैसे बनाने वाली इंडस्ट्री में, कमाने वाली इंडस्ट्री में नहीं है। लेकिन हम बनाना चाहते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि बनाने में और कमाने में फ़र्क क्या है। वो तो हम वेस्टेज में आए, इस इंडस्ट्री में आए तब हमें पता चला। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने 17 दिन की अपनी लाइफ़ में जॉब करी है, मतलब नौकरी करी है। और नौकरी का एक ही है कि नौकरी क्यों करी? उन्होंने कहा अटकी तो करी। मतलब नौकरी कोई करना नहीं चाहता। जब एक उसकी मजबूरी बन जाती है, कोई चीज़ अटक जाती है, वो कहता है अब नौकरी सही। तो बड़े-बुजुर्ग कहते थे, मुझे लगा कि यार ये बात बिल्कुल फैक्ट है, सत्य है। तो दोस्तों मैंने एक पीसीओ की जॉब करी थी और 17 दिन मैंने जॉब करी थी और उस जॉब में था क्या कि जो पीसीओ था, वो मकान मालिक के घर में ही था। मतलब नीचे उसका पीसीओ था, ऊपर उसका मकान था। तो ₹500 की मैंने जॉब करी थी और एक्चुअली था क्या कि शाही अंदाज़ हमारा हमेशा से रहा है और लंबे-लंबे ख्वाब जो देखते हैं, उनके शाही अंदाज़ ही रहते हैं। तो एक्चुअली मैं जब बैठता हूँ, तो मुझे सामने कुछ ना कुछ रखने के लिए ज़रूर चाहिए, पैर रखने के लिए। ज़्यादा देर तक मैं डिसिप्लिन के साथ नहीं बैठ सकता, मुझे कहीं न कहीं या तो पैर ऊपर रख लूँगा या सामने रख लूँगा। तो अपने वो ब्लड में कमी थी और यही मेरे साथ हुआ, मैंने पीसीयू की जब जॉब करी, तो सामने वाली इस कुर्सी को मैं नीचे से निकाल के, उस पे सामने पैर रख लिया करता था और जैसे ही वो मेरा मालिक और उसकी जो वाइफ़ आती थी, तो वो मुझसे बोलती थी कि ब्रजेश तुम्हें बैठने की भी तमीज़ नहीं है। मैं कहता था, "अरे यार! ऐसा क्या है मैडम? कोई नहीं आता है तो मैं पैर सामने रख लेता हूँ, ये मेरी मजबूरी है। मतलब मेरे ब्लड में है। मैं बड़ा सिंपल तरीके से नहीं बैठ सकता। मतलब आरामदायक ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, उस तरीके के मेरे माइंड में खून जा चुका है।" तो बोले, "ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं चलने वाला।" वो बार-बार आके टोकती थी। तब मैंने उसी दिन, क्योंकि ज़िंदगी में मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपके साथ अगर कोई बुरा होता है, तो बुरा आपका बुरे के लिए नहीं होता, वो अच्छे के लिए होता है। ये पॉज़िटिव सोच आप हमेशा अपने अंदर बनाए रखना, क्योंकि भगवान हर अच्छे काम को आपसे करवाने से पहले आपकी टेस्टिंग करता है। आपको बड़ा पैसा देने से पहले आपकी टेस्टिंग करता है और टेस्ट होंगे, इसमें मैं बीच में आपको बताऊँगा। तो मुझको भी भगवान को बहुत बड़ी सफलता देनी थी, तो उन्होंने मेरे को टोकना शुरू कर दिया और मुझे उनकी बात बुरी लगना पड़ गई और उसी दिन मैंने कसम खाई कि यार ₹500 की नौकरी में बैठने की आज़ादी नहीं है, कि मैं अपने मन मुताबिक आरामदायक मुद्रा में बैठ नहीं सकता। उसी दिन कसम खाई कि ज़िंदगी में नौकर किसी का नहीं बनना है। मतलब इन अगर कोई अधिकारी भी बनाएगा तो नहीं बनाएँगे, वो अधिकारी के ऊपर एक के ऊपर एक पिताजी बैठे रहते हैं। आप किसी भी लेवल पे जॉब में चले जाइए, कहीं न कहीं आपसे ऊपर लोग बैठे होंगे। कहीं न कहीं आप लोग देखेंगे डीएम बन जाइए, जिला के अधिकारी बन जाते हैं, लेकिन आपको पता है जब कोई डीएम बन जाता है, तो उससे कम काबिलियत वाला एक विधायक आके उससे उससे मनवाता है और उसको अपने हिसाब से चलाता है। तो दोस्तों नौकरी में कहीं न कहीं दिक्कत ज़रूर है। अगर मेरी आज से सहमत है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो दोस्तों उसी दिन प्रण कर लिया कि ज़िंदगी में नौकरी नहीं करनी है और अपना बिज़नेस करना है। और दोस्तों वहाँ से नौकरी छोड़ी और 170-80 रुपए मिले थे, बस वो लेके चले आए और उस 17 दिन की नौकरी ने ये सिखा दिया कि ज़िंदगी में नौकर किसी का नहीं बनना है।
और मैं उन लोगों का थैंक यू बोलता हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर ऐसा कमेंट कसा, मुझे पे इतनी बंधन डाले कि मेरे दिमाग में कीड़ा घूम गया कि नौकर नहीं बनना है। अगर मैं नौकरी का दिमाग में अपना कीड़ा बैठाए रहता, तो ये तो पक्का था, क्योंकि मेरे पापा बीएसएनएल में थे, वो कहीं न कहीं 4th क्लास में तो लगवा ही देते, क्योंकि 8वाँ पास वालों को पानी पिलाने की जगह या कहीं फाइल उठाने की नौकरी मिल जाती थी। मतलब थोड़ा बहुत रिश्वत दे के मिल जाती, लेकिन मिल जाती। तो दोस्तों, मैं उनका अभी भी आभार करता हूँ और आज लगभग इस बात को हो गए कि 15 से 18 साल हो गए, मैं उसको याद कर रहा हूँ और आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो ये पॉज़िटिव बात है, लेकिन नज़रिया आपका कैसा है वो हम लोगों को देखना है। दोस्तों, उसके बाद मैंने घर का मैं सबसे छोटा था, तो घर वाले बोले कुछ काम करो। उसके बाद मैंने जूते-चप्पल की दुकान खोली दोस्तों, और जूते-चप्पल की जब दुकान खोली उस टाइम मैंने 8 ढाई लाख रुपए लगाया था दुकान में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि कम पूँजी वालों का व्यापार ना तो पहले था और ना आज है। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, ये फैक्ट है कि कम पूँजी वालों का व्यापार ना पहले था और ना आज है, और कोई अगर इस सोच में बैठा हो तो अब तो बिल्कुल ना सोचे। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि मैंने जूते-चप्पल की दुकान खोली, और उसके बाद था क्या दोस्तों, कि हर फेल होने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। चाहे आप अच्छी जॉब ना कर पा रहे हो, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। आपका कोई बिज़नेस डाउन जा रहा है, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है। वेस्टीज में अभी तक आप सफलता नहीं पा पाए हो जो आपको चाहिए, वो कहीं न कहीं कोई कारण होगा, कोई न कहीं गलती हो रही है। तो सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, उसका साइड इफेक्ट क्या था कि जूते-चप्पल जब आते हैं तो उनका 6 से 9 आता है। मतलब 6 से 10 तक के नंबर आते हैं। और हिंदुस्तान में आप देखोगे अधिकतर हम लोग मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो वहाँ पे है क्या कि 6, 7, 8 बिक जाता है और 9, 10 रुक जाता है। अब आप सोचिए अगर 2 पीस रुक जाएँगे, कम पूँजी वाले का माल फँसता रहेगा। इसका मतलब क्या है कि इसको उसकी जो रकम है, वो फँसती जा रही है। तो कहीं न कहीं क्या हुआ कि वो 1 से डेढ़ साल के अंदर दुकान पूरी तरीके से उसमें माल शॉर्ट रहने लगा, और डेढ़ साल के बाद उसको हमने 75,000 रुपए की विद फर्नीचर के बेच के वापस आए। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, उस टाइम रिलैक्सो चप्पल जो थी वो ₹32 की आती थी, जिसका ₹28 50 पैसे होलसेल प्राइस था, और पीछे जो हमारे लोग बैठे हुए थे, वही वो चप्पल को ₹29 की, ₹30 की बेच दिया करते थे। उसके पीछे कारण ये था कि उनके पास ट्रक आता था और अपने पास 6 पीस, 15 पीस आते थे। तो उस दिन से मुझे समझ में आ गया कि यार व्यापार कम पूँजी वालों का बिल्कुल नहीं है। लेकिन वही था, और कोई रास्ता नहीं था। फिर मसाले बेचने का काम किया, और रेडीमेड का काम किया, बीड़ी सिगरेट का होलसेल का काम किया, टॉफ़ी की एजेंसी ली, कुरकुरे की एजेंसी ली, पार्ले जी की एजेंसी ली। लेकिन दोस्तों वही था कि खर्चा तो डेली का होता था और इनकम उतनी नहीं हो पाती थी, तो जमा खा जाते थे। लास्ट एंड लिस्ट यही हुआ कि पापा और मम्मी माता बोली हमारी कि बेटा कुछ ऐसा काम करो, अगर चले तो ठीक है, ना चले तो कोई घाटा ना हो। तो मैंने कहा ऐसा तो कोई बिज़नेस नहीं है। तो पापा बोले ऐसा करो, क्योंकि पापा बीएसएल में थे, वो बोलने लगे बेटा ऐसा करो कि पीसीओ खोल लो। और घर में एक दुकान थी, और बोले पीसीओ आसानी से मिल जाएगा, उस टाइम पीसीओ का बहुत बड़ा दौर था। और मैंने कहा ये तो बात ठीक है, अगर चलेगा तो बिल आएगा, नहीं चलेगा तो नहीं आएगा। तो दोस्तों, पापा ने एक पीसीओ खुलवा दिया, और उस पीसीओ को बड़े मज़े से चला रहे थे, और बहुत अच्छे से ज़िंदगी कट रही थी। लेकिन दोस्तों, कभी-कभी हम लोग जो काम कर रहे होते हैं ना, क्योंकि मैं आपको बता दूँ, क्या किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा, कभी भी पीसीओ का काम बंद होगा। लेकिन दोस्तों, काम तो हो रहा है आज भी, पहले कम बात होती थी, लेकिन आज उससे ज़्यादा बातें हो रही हैं। लेकिन है क्या कि टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। और दोस्तों, हमें कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि कभी पीसीओ बंद होगा। और आज आप देख रहे हैं कि अगर पीसीओ का नाम आने वाली जनरेशन से आप लेंगे, तो लोग बोलेंगे पीसीओ नाम का कोई जानवर होता है या कोई गाड़ी होती है, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं होगा पीसीओ होता क्या है। तो मेरे भी दिमाग में ये थी बात कि यार ये धंधा कभी बंद नहीं होने वाला है, अपनी ज़िंदगी तो आराम से कटेगी, कि दिन पे दिन लोग बात करने वाले बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूँ, ये जो वेस्टीज मुझको मिली, ये मेरे पीसीओ के माध्यम से ही मुझको मिली। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, मेरी ग्रेड अपलाइन जो मिस्टर प्रमोद शर्मा जी थे,
वो मेरे पीसीओ कस्टमर थे और वो हमेशा जब क्योंकि वो एमआर थे और उन्होंने 2005 में वेस्टिज को शुरू किया था, तो एमआर लोगों को क्या होता है रिपोर्टिंग करनी होती है, वो पीसीओ पे ज़रूर आते थे और जब पीसीओ पे आते थे तो पिन मारते थे, कि यार पाल साहब तुम बड़े आदमी बन सकते हो। मैंने कहा यार, साले इतने काम कर चुके हैं, कभी तो बड़े आदमी बने नहीं, हमेशा डूबे-डूबे हैं। ये पता नहीं कौन-सी कहानी अपनी बताते रहते हैं। जैसे ही उन पीसीओ से बात करने के बाद वो बोलते थे कि पाल साहब आप बड़े आदमी बन सकते हो। तो एक तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि जो व्यक्ति 10-20 हज़ार रुपए कमा रहा हो, उससे अगर लाखों रुपए की बात करो, तो उसे विश्वास ही नहीं होता है। क्योंकि जितना गिलास खाली होगा, पानी उसमें उतना ही जाएगा। तो अपना भी दिमाग क्या था कि कभी लाखों रुपए की बात तो सुनी नहीं थी, कि लाखों रुपए होते कैसे, गिने भी नहीं थे, देखे भी नहीं थे। और वो बोलते थे कि लाखों रुपए आएँगे। तो हमने कहा यार चलो हमारे कस्टमर हैं, तो हमने उनको सुन लेते थे, हमने ठीक है, टालम-टोली करते रहे। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि वो हमेशा पिन मारते रहते थे। मैं उनको फ़ॉलो-अप इतना तगड़ा था कि मैं उनसे कहता था, "अरे सर जी कुछ नहीं, अपना पीसीओ चल रहा है, बढ़िया है, ये है, फलाना-ढमाका।" मतलब मैं टालम-टोली करने लगा था। क्योंकि वो हर बार पकाते थे तो फिर होता क्या था कि बात जैसे उनकी पूरी होती थी, मैं पैसे काटता था, तब मैं कहता, "सर जी खाना खाना है।" तो हुआ क्या कि मैं खाना का जब बहाना करता था, मैं अंदर पीछे से घर में चला जाता था। जब देखता था शर्मा जी चले गए, फिर आके बैठ जाता। तो कहीं न कहीं मैं आपको बता दूँ, जब अगर किसी की बात आपको जो आपके भले की बात कर रहा है और अगर आपको लगता है कि ये आपसे कुछ ले नहीं रहा है, तब आप अपना दिमाग लगाते हैं, तो आपको अपना दिमाग लगाने के पीछे आप ये समझ लो, अगर आप किसी की भली बात पे और आपका वो भला करना चाह रहा है, आपसे कुछ ले भी नहीं रहा है और तब आप उस पे शक करते हो, तब गलती आपकी नहीं है, सिर्फ़ आपकी पूजा-पाठ की है कि जिस भी देवी-देवता को आप मानते हो, उसकी कृपा आपके ऊपर नहीं है। उस वक़्त आपको करना क्या है कि अपनी अगरबत्ती, धूपबत्ती का साइज़ बढ़ा देना है, ताकि उस प्रभु की कृपा हो जाए और आपको जो व्यक्ति आपको आगे बढ़ाना चाह रहा है, आपको कार दिलाना चाह रहा है, आपको विदेश ले जाना चाह रहा है, उस पे आपका भरोसा बढ़ जाए। तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं और जिन लोगों के पीछे अपलाइन पड़ी हुई हैं, जिन लोगों के पीछे अपलाइन पड़ी हुई है, ये समझ लो कि आपका पूजा-पाठ काम कर रहा है। आपके भगवान आपसे प्रसन्न हैं और जिन लोगों को अपलाइन सपने नहीं दिखा रही है और उनके पीछे नहीं पड़ी है, तो ये समझ लो कि आपका पूजा-पाठ काम नहीं आ रहा है, आपका श्रद्धा का लेवल अभी कम है। सीधे-सीधे शांत वातावरण में पूजा-पाठ और बढ़ा दो, ताकि आप पे वो प्रभु की कृपा हो जाए और प्रभु की कृपा होते ही आपकी अपलाइन आपके पीछे पड़ जाएगी। आप टेम्पू से जा रहे होगे, आपको बीएमडब्ल्यू, ऑडी के सपने दिखाना शुरू कर देगी। और आपको अगर उसकी बातों पे भरोसा हो रहा है, तो समझ लेना पूजा-पाठ काम कर रहा है। और अगर अपलाइन की बात पे शक हो रहा है, तो समझ लेना ऊपर वाला आपका अभी साथ नहीं दे रहा है। तो मेरी इस बात को गाँठ बाँध के रख लेना कि अपलाइन की बातों पे अगर शक हो रहा है, तो समझ लो गलती आपकी नहीं है। आपको ऊपर वाला अभी आप पे मेहरबान नहीं है। वो जल्द से जल्द आप पे मेहरबान हो, उसके लिए पूजा-पाठ बढ़ा दो, सच बोलना शुरू कर दो और माता-पिता के पैर छूना शुरू कर दो, क्योंकि उनके बिना आशीर्वाद से आपका भला होने वाला बिल्कुल नहीं है। अगर आप माता-पिता के प्रति भी आपने अपनी श्रद्धा बढ़ा दी और उनके पैर छूना शुरू कर दिए, तो उनकी ही कृपा से अपलाइन आपके पीछे पड़ जाएगी और आपको कार, विदेश, लाखों रुपए की इनकम, घर, कुछ सब कुछ दिलवा देगी। क्योंकि ये मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि फिर मैं शर्मा जी पे आता हूँ, क्योंकि शर्मा जी पूरे एंड तक चलेंगे। तो शर्मा जी ने मुझसे बोला कि यार, कि पाल साहब एक कंपनी है और आप उसको पहले समझ लो। अरे! मैंने कहा भाई साहब, कंपनी है, तो कंपनियों के बारे में तो ये धारणा है कि कंपनी में जो भी जाता है लुट जाता है, फँस जाता है। तो हमने कहा अरे भाई साहब, अच्छा हुआ आपकी बात हमने सुनी नहीं। मैं अपने मन में कही। तो हमने फिर उनसे कन्नी काटना मतलब उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया। हमने कहा यार ये फालतू के आदमी हैं। ये तो किसी कंपनी में खुद फँसे हुए और हमें ही फँसाने के चक्कर में हैं। लेकिन हमने कहा यार हो सकता है इनके बारे में थोड़ी जानकारी लो मोहल्ले में, क्योंकि वो हमारे घर से थोड़ा दूरी पे रहते थे। तो हम जिन लोगों को अपने नज़रों में पढ़ा-लिखा समझते हैं और बहुत होशियार समझते हैं, तो हमने ऐसे लोगों से राय ले ली। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, हिंदुस्तान में राय चंद बहुत हैं। लेकिन एक बात, राय की जब बात आई, तो मैं आपको गाँठ बाँध के बता दूँ
दुनिया में हर चीज की राय लेना, लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की किसी से राय ली आपने, तो ये राय चंद लोग आपका हर महीने लाखों रुपए का घाटा करेंगे। अगर आपने किसी की राय से गलत फ्रिज ले आए, तो आपका वन टाइम नुकसान होगा। किसी की राय से आप मोटरसाइकिल गलत ले आए, तो वन टाइम आपका नुकसान होगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अगर किसी राय चंद से राय ले ली, तो वो आपका हर महीने लाखों रुपए का घाटा करेंगे, क्योंकि मेरा हर महीने कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का घाटा होता है उन राय चंदों की वजह से। अब वो राय चंद की कहानी सुन लो आप। जब हमने सोचा कि लोगों से राय ले लें यार, वो लोग अच्छा राय देंगे, कि एक शर्मा जी आते हैं, पड़ोस में रहते हैं, वो कहते हैं आप बड़े आदमी बन जाओगे, तुम पे कार होगी, विदेश जाओगे। तो जिन्हें सूट बूट वाला हम समझते थे, पढ़ा लिखा समझते थे, हमने उनसे पूछा कि भैया एक शर्मा जी हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि तुम बड़े आदमी बन जाओगे। अरे फंस मत जाना। तो मैंने कहा यार देखा, अपना मामला तो परफेक्ट है। हमने ऐसे आदमी को चुना जिसने हमारी पूरी बात नहीं सुनी और उसने सीधे कह दिया फंस मत जाना। तो हमारा जो विश्वास था उस पे और बढ़ गया। हमने कहा ये तो बहुत होशियार आदमी है। तो हमने उनसे पूछ लिया, बोले फंस मत जाना। एक दो लोगों को और हम बहुत पढ़ा लिखा समझते थे, हमने बताया कि वैसा वैसे से शर्मा जी आते हैं, एक कंपनी है, वो वैसे से बता रहे हैं। अरे बोले हमारे ताऊ ने अपने बाल सफेद कर लिए, उन्हें 10,000 रुपए ठग गए, उन्हें कोई पैंट कमीज पकड़ा गया और उन्हें ये कर गया वो कर गया, तो तुम बिल्कुल मत फंस जाना। क्या यार, वाकई में हम जिन लोगों को होशियार समझते हैं, वो वाकई में बहुत परफेक्ट आदमी, हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट आदमी यही है। कुल मिला के ऐसे दो लोगों से और राय ली, तो चारों ने यही राय दी कि भाई साहब फंस मत जाना, फंस मत जाना। वो तो बाद में पता चला कि उनसे बड़ा बेवकूफ हिंदुस्तान में कोई नहीं है। अगर वो चारों लोग में कोई एक ये कह देता कि पाल साहब उनकी बात सुन लो, समझ लो, क्या पता उनके पास कोई रास्ता हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो जिससे आपका भला हो जाए, और समझ लो, पूरी बात समझने के बाद अपना डिसीजन ले सकते हो आप। लेकिन भैया इतने बुद्धिमान लोग आज भी हैं, आज भी इतने बड़े-बड़े सलाहकार बैठे हैं, जिन्हें डायरेक्ट सेलिंग की 5 पैसे की नॉलेज नहीं है, और उनके सामने आप किसी कंपनी का नाम ले दो, तो वो आपसे बात ऐसे करेंगे, जैसे ये तो सीएमडी रह चुके हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर रहे थे कहीं के, और पूरा देश इन्हीं की राय से चल रहा है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है मेरा कि डायरेक्ट सेलिंग का कोई काम आप शुरू कर रहे हैं, इसमें किसी की राय मत लेना, और राय लेना तो ऐसे व्यक्ति की लेना जो कम से कम 1 लाख 2 लाख रुपए कमा रहा हो। क्योंकि जब साइकिल वाले से आप वैगनआर की लोग राय लोगे ना, तो वो यही कहेगा भाई साहब एक्सीडेंट हो जाता है, गिर पड़ोगे तुम। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे, कहीं तुम कार ले आए, वो मोटरसाइकिल पर आए तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी, तो वो ज़रूर तुम्हें डराएँगे। तो ऐसे लोग जीवन में होते ज़रूर है, उनसे बच के रहिएगा। तो दोस्तों, ऐसे रायचंद लोगों ने मेरे करीबन 1 से 2 साल खराब किए, और जैसे ही मैंने उनको इग्नोर करना शुरू करा, एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया कि सर बताइए क्या काम है? और इसमें पैसे कितने लगेंगे? तो बोले पैसे बिल्कुल नहीं लगेंगे। हमने कहा यार ये तो भैया बहुत लफड़ा है। तो हमने कहा यार, क्योंकि आदमी के पास जो कमी होती है ना, वो ज़रूर पूछता है। कमी होने का मतलब है, जैसे अगर आपके पास पैसे की तंगी है, तब आप छोटे से छोटा सामान पूछ के खरीदते हो। अगर आपके पास सपोज़ करो पैसे की तंगी है, आप गोलगप्पे भी खाओगे ना, तो पहले पूछ के खाओगे भाई साहब ₹10 के दिए कितने हैं? कि कहीं ज़्यादा खा गए, तो कहीं बेइज्जती ना हो जाए। ये आपने महसूस भी करा होगा। अपने साथ भी यही था कि मैंने कहा भाई साहब पैसे नहीं लग रहे हैं, चलो कोई बात नहीं है। कहीं ऐसा तो ना हो हाई स्कूल इंटर माँग रहे हो। तो हमने कहा भाई साहब एजुकेशन कितनी चाहिए? तो उन्होंने कहा पढ़े लिखे हो तो बढ़िया है, और नहीं पढ़े लिखे हो तो और बढ़िया है। मैंने कहा यार ये तो मतलब की सौदा लग रही है। तो बोले पैसे भी नहीं लगेंगे और आपका एजुकेशन भी नहीं चाहिए। तो साला उस टाइम था क्या कि जैसे आप माहौल में रहते हो ना, वैसे आप बन जाते हो। तो उस टाइम क्या था, हम पिक्चरें बहुत देखते थे, और पिक्चरों का हमारे ऊपर प्रभाव था। तो साला दिमाग चला गया वहाँ पे, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 2 नंबर का काम है? क्योंकि 2 नंबर के काम में ही ना तो साला पैसा चाहिए और ना पढ़ाई चाहिए।
बस माल इधर से उधर पहुँचाना होता है, पैसा आ जाता है, क्योंकि पिक्चर बहुत देखते थे, दिमाग में ये बात आ गई। इसलिए दोस्तों, आप जैसी संगति में रहोगे, जैसे माहौल में रहोगे, वैसे विचार आपके अंदर होंगे। पिक्चरें भी देखनी है, बड़ा पॉजिटिव पिक्चर देखो, गाने सुनने हैं तो पॉजिटिव गाने सुनो। कभी ऐसे गाने मत सुनो, दिल ही टूट गया तो अब क्या करेंगे जी के। तो ऐसे सुनोगे तो आप ऐसे ही बन जाओगे। तो पॉजिटिव गाने सुनो, पॉजिटिव लोगों के बीच रहो, ताकि कोई नेगेटिव थॉट ना आए, वो नुकसान पहुँचा देता है। तो वो पिक्चरों देखने का ज़्यादा शौक था, उसने भी हमें नुकसान पहुँचा दिया। और एक दिमाग में बात आ गई कि ये 2 नंबर का काम करते हैं। उस थॉट ने 6 महीने और उनसे पीछा छुड़वाया कि भाई साहब, ये 2 नंबर का काम करते हैं, इनसे दूरी बना के रखो। क्योंकि ये नज़रिया है कि आप जिसके प्रति जो थॉट रखते हो, वही आपको वही चीज़ दिखने लगती है। सपोज़ करो आप भीड़ में जा रहे हो, कोई आपको लग रहा है कि जेम कतरा है, तो आप सीधा उस पूरा मेथड आ जाएगा, अरे यार जेम कतरा जैसा लग रहा है, ये तो हाथ भी ऐसे चला रहा है, वैसे चल रहा है। सारी उसकी एक्टिविटीज़ आपको जेम कतरे वाली नज़र आने लगेगी, अगर आपके विचार, आपके थॉट मन में आ गया कि ये जेम कतरा है। तो नेगेटिव थॉट आपको नुकसान पहुँचाते हैं दोस्तों। यही हुआ कि उस थॉट ने 6 महीने ये हुआ कि एक ऐसा दौर आया कि जब हिंदुस्तान में एक मोबाइल आया, एक झूठ बोलने वाला यंत्र आया कि कहीं न कहीं इस मोबाइल के आने से हम लोगों ने झूठ ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया और झूठ बोलने वाले यंत्र ने हमारा जीवन, हमारी इनकम बिल्कुल ज़ीरो कर दी। जहाँ हमें लगता था कि ये पीसीओ कभी बंद नहीं होगा, इस मोबाइल के आने से हमारा वो बिज़नेस बंद हो गया, जिसके बारे में हमने भी कल्पना नहीं की थी, कभी सोचा नहीं था। दोस्तों, अगर आप कहीं भी छोटी-मोटी जॉब कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो कभी पूर्ण तरीके से उस पे डिपेंड मत रहना। उसके साइड इफ़ेक्ट तुरंत होने वाले और बाद में होने वालों पे ज़रूर नज़र डालना, क्योंकि अगर वो आपके ज़हन में होगा, तब आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि जो लोग हमेशा होशियार होते हैं, वो स्टेपनी भी चेक करके चलते हैं कार की, कि ताकि फिट बनी रहे। जो भी लोग मेरी इस बात को सुन रहे हैं, अगर वो कहीं जॉब कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, वो लोग अगर वेस्टेज में इन्वॉल्व हो गए हैं धोखे से भी, तो एज़ ए स्टेपनी इसको चेक करते रहें, इसको हल्के में ना लें, क्योंकि कोई पता नहीं है कि आपकी नौकरी, आपका जो बिज़नेस है, कौन-सी ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी और आपको वो बहुत पीछे कर देगी, आपके घर को मुश्किल में डाल सकती है। उस टाइम आपकी ये स्टेपनी मजबूती स्थिति में पहुँच चुकी होगी, अगर आप सीरियस लेंगे तब। और कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको हल्के में लेके बैठे हो, सिर्फ़ ₹1000 का कहने से माल ले आते हो, वो भी अपलाइन के कहने से। तो इस गलतफ़हमी के बिल्कुल शिकार मत रहना, बिल्कुल सीरियस होके इसे पूरी डेडिकेशन के साथ काम करना। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, ये बिज़नेस पार्ट टाइम भी लोग इसमें पैसा बनाएँगे, फुल टाइम वाले भी इसमें पैसा बनाएँगे और ओवरटाइम वाले भी इसमें पैसा बनाएँगे। और ऐसा कोई भी व्यक्ति इसमें पैसा नहीं बनाएगा जो सम टाइम कर रहा है। सम टाइम का आप लोग समझते हो मतलब? कि जब अपलाइन ने कही तो माल खरीद लाए, अपलाइन ने जब कहा तो सीएनटी में आ गए, अपलाइन ने कहा तो ज़ूम पे आ गए। ऐसे लोगों का यहाँ पे कोई भला नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि पार्ट टाइम का भी एक क्राइटेरिया है। पार्ट टाइम अगर कर रहे हो, तो डेली 2 से 4 घंटे का समय निकालो। फुल टाइम कर रहे हो, फुल टाइम का मतलब है कि 10 से 8 कर रहे हो, तो 10 बजे से 8 बजे तक का टाइम है। ये लोग भी पैसा बनाएँगे। और ओवरटाइम का मतलब आप लोग समझते हो? जिसका कोई टाइम नहीं है। वो लोग ऐसे हैं जो इतिहास रचेंगे और कम समय में रचेंगे। ये लोग भी रचेंगे, लेकिन ये वो लोग हैं जिनको मोतियाबिंद होने से पहले बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज़ चलाने का मौका मिलेगा। मोतियाबिंद आप समझते हो ना? कि जब आँखों की रोशनी कम हो जाती है और चश्मा लग जाता है और उस टाइम अगर आपको बीएमडब्ल्यू, ऑडी दी जाएगी ना, तो आप 80 पे चलाओगे और हो सकता है मोतियाबिंद ज़्यादा पावर का हुआ तो चला भी ना पाओ। ड्राइवर से पूछोगे कितने पे चल रही है? भाई 280 पे चला के देखो, कितना मज़ा आता है।
तो ओवर टाइम का मतलब क्या है कि ओवर टाइम की मैं कैटेगरी आपको बता दूं, वो सारे लोग इस बिजनेस में जिनकी शुरुआती दौर चल रहा है, वो सभी लोग कामयाब होंगे जिनका लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट टाइम पे नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से, अगर आपका कोई हिसाब हो तो आप उसे ही माने। मेरे हिसाब से जो लोगों का स्ट्रगल टाइम चल रहा है और उनको 2 साल के अंदर कम से कम 2 लाख रुपए की इनकम, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज चाहिए, तो वो लोग चेक करें कि उनका कहीं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर टाइम से तो नहीं हो रहा है। और टाइम से हो रहा है तो ये 4 साल में हो जाएगा काम। जो बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज आने वाली है उसको 4 साल लग जाएँगे। तो आपको चेक करना है, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर जो भी होता है, ये टाइम पे ना हो 1 से डेढ़ साल तक। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखना। ये मेरे पास एक फ़ॉर्मूला है, अगर इससे बढ़िया फ़ॉर्मूला हो तो आप उसी को अप्लाई करें। मेरी अपनी राय है जो मेरे हिसाब से चल रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो भी लोग इसको कर रहे हैं, वो अपना एक क्राइटेरिया तय कर लें। और सम टाइम वालों का बिल्कुल भला नहीं होने वाला है, मेरे हिसाब से। भगवान ज़्यादा मेहरबान हो क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी है और वेस्टीज कंपनी ऐसी है, यहाँ पे ऐसे लोगों को भला हो जाता है, लेकिन मैं उसको गिनता नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जब मेरे को भगवान ने सद्बुद्धि दी और ये पीसीओ जब बंद हुआ, तब मुझे किसकी याद आई होगी आप बताइए? क्योंकि जब आदमी बहुत परेशान होता है ना, फिर वो कहता है लाओ 2 नंबर का भी काम करके देख लें साला, होगी तो देखी जाएगी, परेशानी इतना है। तो अपनी कुछ ऐसी हालत हो गई थी, पीसीओ पूरी तरीके से बंद हो गया था। कोई काम-धंधा जितने थे पहले करके छोड़ चुके थे। अब हमने कहा यार लाओ शर्मा जी की बात सुन लेते हैं। अगर सारा छोटा-मोटा कम खतरे वाला काम हुआ, तो 2 नंबर का भी काम कर लें। दोस्तों, आप ये सोचिए कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा पल आया कि मैं 2 नंबर का काम करने को तैयार हो जाता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा पल ना आए कि आप कोई भी टफ़ काम करें, 2 नंबर का बात छोड़िए, आप किसी की मजबूरी में नौकरी भी करें, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कभी कोई घड़ी ना आए। उसके लिए आपको सतर्क रहना है और बुद्धिजीवीपन दिखाना है और अपनी अपलाइन की बात मानते रहना है। और दोस्तों बस पहुँच गए, शर्मा जी पड़ोस में थे। अब आप सोचिए जो आदमी सालों से हमारे पीछे पड़ा था, आज हम उसके घर पे गए और जैसे ही हमने उनका बेल बजाई और वो बाहर आए, बाहर देख के जब देखा कि भई पाल साहब खड़े हैं, तो वो तो पागल हो गए, क्योंकि जिसके पीछे आप 2-3 साल से पड़े हो, वो व्यक्ति आ जाए तुम्हारे घर पे और वो भी कहे वेस्टीज के बारे में बताओ। और ऐसा व्यक्ति जिस पे आपको पूर्ण भरोसा हो कि ये क्रांति रचेगा, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शर्मा जी को हमेशा से मुझ पे इतना भरोसा था कि यार ब्रिजेश जिस दिन करेगा, उस दिन क्रांति रचेगा, कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। अब भैया वो तो उनकी खुशी का नतीजा, मतलब इतने ज़्यादा खुशी मुझे दिखे तो डाउट साला साला डाउट हमेशा रहता है। क्योंकि जब भी आपको बता दूँ जब कोई अपॉर्च्युनिटी आती है ना तो डाउट उसके साथ आता है। ये हमेशा आप लोग ध्यान रखना। मतलब आपके पास जब भी कोई अपॉर्च्युनिटी आएगी, जब भी आपसे अपलाइन कहेगी, "अरे यार इस महीने आप अपना क्वालीफाई कर लो", तो डाउट साथ में आता है। क्या डाउट आता है? लग रहा है एलओबी नहीं हो रही है, लग रहा है धंधा और कहीं नहीं चल रहा है। हमसे कह रहे हैं इस बार मेंटेन कर लो। तो जब भी आपके पास ये डाउट आए तो समझ लेना कि कृपा कम आ रही है प्रभु की। और हमारे साथ भी यही हुआ जब वो जब ज़्यादा मुस्कुराने लगे, ज़्यादा इज़्ज़त देने लगे, क्योंकि ढलुआ आदमी को ज़्यादा इज़्ज़त दो वो भी खतरनाक है। अरे बोले पाल साहब बैठिए, मैंने कहा यार खतरा लग रहा है ज़्यादा है। तो भई हमने कहा फिर उन्होंने एक बात पूछ ली कि पाल साहब आपके पास टाइम है? तो जीवन में एक सीख रखना, जो महाठलुआ हो उससे कभी ये बात मत पूछ लेना कि आपके पास समय है, नहीं तो वो टेढ़ा हो जाएगा, ईगो में आ जाएगा। और वही हमारे साथ हुआ। महाठलुआ आदमी थे, पूरे दिन घर में बैठे रहते थे, गलियों में घूमते रहते थे। अब उस व्यक्ति से कोई पूछे कि भाई साहब आपके पास टाइम है, वो भी सम्मान के साथ, तो वो तो टेढ़ा हो जाएगा, वो सोचेगा मैं ही बिल गेट्स हूँ, मैं ही प्रधानमंत्री हूँ, देश ही पूरा मैं चला रहा हूँ।
और भाई साहब कभी-कभी हम लोग ना वॉइस कट रही है सर, आ रही है आवाज़? आवाज़ ठीक आ रही है अब? प्रॉपर आ रही है आपकी आवाज। अच्छा प्रॉपर आई, ठीक है, ओके। तो वही हुआ, उन्होंने पूछ लिया कि आपके पास टाइम है? हमने कहा सर बिज़ी बहुत हैं, थोड़ा जल्दी बता दीजिए आप। अब ये ईगो थी हमारी, टाइम तो हमारे पास बहुत था, लेकिन अपनी वैल्यू दिखाने की वजह से हाँ, और कुछ बोल दें, तो वो नुकसान कभी-कभी हमें ही कर जाता है। और भैया वही हुआ कि वो बोले पाल साहब कई सालों के बाद तुम मेरे पास आए हो और मुझे पता है कि आप कुछ बड़ा कर सकते हो, मुझे पूरा आप पे भरोसा है, क्योंकि जिस कंपनी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो मैं पूरी तरीके से बताऊँगा उसके बारे में। तो अगर कोई आपका ज़रूरी काम है तो निपटा के आ जाओ। हमने कहा सर ज़रूरी काम है, निपटा के आ जाओ। अब साला कोई ज़रूरी काम तो था ही नहीं, अब ईगो में आके ये कह बैठे। अब काम होता तो कुछ निपटा के आते, काम नहीं था तो फील्ड में गए, पड़ोस में एक मंदिर था और मंदिर में जाके ईंटें उठाई, छोटी-छोटी ईंटें उठाई और एक कोने पे बैठ के आधे घंटे तक ऐसे-ऐसे मारते रहे। मतलब निशाना लगाते रहे ठलुओं की तरह। उस दिन सोचा यार जीवन में कभी ऐसा डायलॉग मत मारो साला जो खुद फँस जाओ। आप लोगों को महसूस करोगे तो अजय कितने बार आप लोगों ने ऐसा काम करा होगा जो अपनी जाल में ही आप लोग फँस गए हो। तो एक आदत आपको छोड़नी है कि ओवर स्मार्ट कभी नहीं बन के रहना, ईगो की प्रॉब्लम खास तौर से इस इंडस्ट्री में निकाल के रख देनी है। और वही हुआ भाई साहब, हाथ जोड़ के, हाथ साफ करके आधे घंटे बाद उनके घर पे आ गए। हमने कहा शर्मा जी बहुत ज़रूरी काम था, निपटाया है। अब अंदर दिल कह रहा था यार, किसको धोखा दे रहे हो? बैठे फिर बोले भाई ऐसा है, एक कंपनी है, प्रेस्टीज इसका नाम है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो बोले ये गौतम बाली जी हैं। मैंने कहा भाई साहब, मैंने कहा ये बताओ पैसा कैसे आएगा? ये बाली जी का मैं क्या करूँगा? तो बोले यार सुन लो तुम थोड़ा, तुम्हारा पूर्ण भरोसा जग जाएगा। क्योंकि ओवर स्मार्ट लोग अभी भी ऐसे मिलते होंगे आपको जो कहते होंगे सीधे पैसा बताओ, लेकिन डायरेक्ट पैसा किसी को मत बताना, वो बहुत खतरनाक आदमी हो। अब वो बोले कन्वर जी हैं, दीपक सूद जी हैं। अरे मैंने कहा भाई साहब ये तो आदमी आदमी बेचने पड़ेंगे क्या? आदमियों की आदमी कंपनी है, पैसा बताओ कैसे आएगा? बोले पाल साहब बहुत दिन बाद आए हो, बताऊँगा पूरी कहानी। मैंने कहा यार चलो ठीक है। और फिर बेमन से हमने उनके सब कहानी सुनी कि 2 जून 2004 को शुरू हुई, ये कन्वर जी हैं, ये दीपक सूद हैं, ये बाली जी हैं, बोले ये पुनानी जी हैं, इन्होंने 58 साल में शुरू करा, फलाना करा। अरे मैंने कहा यार इससे क्या लेना? क्योंकि उस टाइम दिमाग में क्या आ रहा था कि ये बताओ करना क्या है, पैसा कैसे आएगा? बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई, सारी इग्नोर हो गई। उसके बाद प्रोडक्ट बताए, बोले ये नोनी है, धोनी बना देती है। अरे मैंने कहा बना देती होगी यार तुझे नोनी, मैंने कहा ये कैप्सूल, फिर बोले स्पारुलिना। अब स्पारुलिना अब तो बोलना आ गया, पहले हमें बोल भी नहीं मिलता था। तो हमने कहा यार ये कैप्सूल क्या, हम तो डॉक्टर साला, हमें तो साला एनासिन की स्पेलिंग नहीं मालूम है, तो हम क्या कर पाएँगे? अरे बोले कोई बात नहीं तुम सुन लो, मदद करूँगा मैं तुम्हारी, सपोर्ट करूँगा। तो मैंने कहा चलो सुनाते रहो। फिर बाद में भाई साहब बोले चाय की पत्ती। अरे मैंने कहा भाई साहब बस मिल गई काम की चीज़। तो पानी भरा जा रहा था उसमें। हमने कहा भाई साहब चाय की पत्ती बताओ, मिलेगी कितने की और बिकेगी कितने की? तो बोलने लगे भाई साहब बिकेगी कितने की? बिकेगी इतने की, मिलेगी इतने की। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब ₹10 कम हो रहे हैं। बोले ये ₹10 तुम्हारे तब कम होंगे जब आप एक फार्म भर दोगे। मैंने कहा सर जी यार तुम तो यार ऊँचे पद पे हो, साले हमारे 2 फार्म भर दो, ₹20 कम कर दो हमारे। बोले नहीं फार्म एक ही भरा जाएगा यार, तुम्हारे एमआरपी और डीपी शुरू हो जाएगी। तो मैंने कहा 2 भर जाते तो 2 भर देते। बोले नहीं यार ये फार्म एक ही भरा जाएगा। क्योंकि चालू इंसान तो हमेशा अपनी चालूपंथी वाली बातें करता है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, मैं अब लोगों से मैं कहता हूँ कि मैं होशियार था, होशियार हूँ नहीं। अगर वेस्टीज में आके आप होशियार बने रहे, तो आप खतरे में हैं। ये इस इंडस्ट्री में आने के बाद, खास तौर से वेस्टीज में आने के बाद
आप हमेशा कहें कि मैं होशियार था, अपनी सब डाउनलाइन से सबसे कहें होशियार था, मैंने तो अपलाइन को सरेंडर कर दिया। जैसा वो कहती है वैसा मैं करता रहता हूँ। तो आप उसे एक संदेश दोगे, यहाँ पे होशियारी की ज़रूरत ही नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ आके होशियारी दिखाई, तो ये बता दूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूँ, होशियारी वो लोग दिखा रहे हैं, जिनका ऊपर वाला टेस्ट कर रहा है। जब करते वक़्त आपको होशियारी आए ना, जब आप सोचो आप डायरेक्टर बन गए, सिल्वर बन गए और गोल्ड बन गए, स्टार बन गए, क्राउन बन गए, तब आपके दिमाग में अगर होशियारी आए, तो समझ लेना कि ऊपर वाला आपको टेस्ट कर रहा है। क्योंकि वो आपको अब उस ऊँचाइयों पे ले जाने वाला है, जहाँ आपको नेम, फेम, पैसा सब कुछ मिलेगा, आपके फॉलोवर आपको मिलेंगे। फिर वो टेस्ट करता है। अब मैं उसपे एक कहानी सुनाती हूँ। जब ऊपर वाला टेस्ट करता है ना, तो क्या होता है कि आपको अपलाइन पे शक होने लगता है। कंपनी की पॉलिसियों में कमी नज़र आने लगती है और 6 टाँगों वाली, 8 टाँगों वाली कंपनी पे और 2 टाँगे वाली कंपनी पे आपको भरोसा होने लगता है। मतलब आप 6 टायरा ट्रक छोड़ के 6 टायरा, 8 टायरा, 12 टायरा ट्रक छोड़ के लूना अगर आपको समझ में आने लगती है, तो वो टेस्टिंग ऊपर वाला कराता है। आप अभी देख रहे होगे इस दौर में कि कुछ लोग जिनको बहुत अच्छा नेम फेम मिल रहा था, बहुत कुछ और भगवान उनको देने वाला था, ये इंडस्ट्री उनको बहुत कुछ और देने वाली थी। उनकी टेस्टिंग करी ऊपर वाले ने और जब टेस्टिंग करी, तो उनको लूना समझ में आ गई, साइकिल समझ में आ गई। अब वो बेचारे फेल हो गए। भगवान ने जब परखी लगाई, तिलक लगाया, तो वो टेस्ट में फेल हो गए, वो लालच में फँस गए, सस्ते मद्दे में फँस गए। है, कंपनी में उनको बुराइयाँ नज़र आने लगी, अपलाइन में उनको बुराइयाँ नज़र आने लगी और वो अच्छी खासी बस, एसी बस छोड़ के टेम्पू में जाके बैठ गए और उनका हश्र क्या हो रहा है, देखो टेम्पू आपने देखा हो बहुत जल्दी पलट जाता है, मोटरसाइकिल तुरंत गिर पड़ती है और 4 टायर की गाड़ी आप कितना भी घूमती फिरती रहे, पलटती कम है। आपने देखा होगा 4 व्हीलर कभी भी लड़ता है, तो पलटता नहीं है, लेकिन मोटरसाइकिल और साइकिल जैसी जरा सा कुछ होता है, तो कभी खड़ी हुई मिली आपको? आप लोग दिमाग पे जोर लगाओ कि जरा-सी भी उठा-पटक हो, अगर 4 व्हीलर है, 6 टायरा ट्रक है, कभी हल्का-फुल्का लड़ने-मुड़ने से, कहीं टकराने से कभी पलटा हुआ उल्टा मिला? नहीं मिला होगा। लेकिन आप कोई भी मुझे ऐसी मोटरसाइकिल, ऐसी साइकिल बता दो, जो जरा-सी भी लड़ी हो और उल्टी ना पड़ी हो। तो दिमाग लगाओ आपको समझ में आ जाएगी। मेरा तो इतना ही कहना है कि चिट्ठी को तार समझो, क्योंकि भगवान टेस्टिंग करता है और कितने लोग टेस्ट में फेल हो चुके हैं और उनकी गाड़ी लुढ़क चुकी है, लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं, उनके पैर छिल गए, घुटने छिल गए। तो ध्यान रखना, ये 6 टायरा ट्रक पे हम लोग काम कर रहे हैं। लूना-वूना वालों के चक्कर में मत आ जाना कि लूना का जैसे ही एक्सीडेंट दबाओगे, ज़रा-सी भी पत्थर आ जाएगा, तुरंत गिर पड़ती है। तो ये टेस्टिंग ऊपर वाला कराता है, हमें उसमें होना है पास। तो मेरे पास भी आए थे, बोला भाई साहब लूना आ जाओ, मैंने कहा भाई साहब हम तो ट्रक वाले हैं, साले बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो, कोने पे खड़े हो जाओ। एक टायर अगर पंचर भी हो जाए तो 5 पे चला जाता है। कितनी बड़ी बात है। तो मेरी बात को, चिट्ठी को तार समझो और उस टेस्टिंग में हमें लोगों को पास होना है और ऐसे लोगों से बच के रहना है। तो दोस्तों वही हुआ कि सिर्फ चाय की पत्ती समझ में आई और ₹10 का मार्जिन था। सुबह ले गए 10 चाय, शाम को बेच के शर्मा जी के पैसे शर्मा जी को दे दिए और 100 का नोट जेब में आ गया। मैंने कहा भाई साहब, और जितने सलाहकार थे जिन लोगों ने मुझे बताया था फँस मत जाना, उनको बड़ा गाली दी मैंने मन-मन में। अभी भी देता हूँ गाली, तो अभी भी देता हूँ, हैं? और कुछ ऐसे भी हैं जो मिल जाते हैं। अब मैं गाड़ी के हॉर्न साला उनके सामने बहुत ज़्यादा बजाता हूँ। मतलब नॉर्मल आदमी के सामने एक बार हॉर्न बजाता हूँ और जो सलाहकार जिन लोगों ने मेरे को पीछे करा, उनके पास कम से कम 4 बार हॉर्न बजाता हूँ। क्योंकि मेरे पे एक्सवी 500 गाड़ी है, उसका हॉर्न बहुत तेज़ है। 4 बार हॉर्न बजाता हूँ, ठीक है? जवाब देने का मौका आएगा, पर टिके रहना।
किसी की बातों में ना आना, और ऊपर वाला जब टेस्टिंग कर रहा हो तो धैर्य रखना, किसी पर शक मत करना, ना अपलायन पे, ना मैनेजमेंट पे, ना कंपनी की पॉलिसी पे, क्योंकि जो कुछ होगा वो अच्छा होगा और हम लोगों के हित में होगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। और दोस्तों, 100 का नोट जेब में आया, हमने कहा साला ऐसा बिज़नेस तो पहले मिल गया होता तो क्रांति रच देते। और एक बात और दूँगा, एक सीख और दूँगा आपको, जब आपके अच्छे दिन चल रहे हों, जब रोज़ी-रोटी अच्छे से हो रही हो, जब पनीर से माल खा रहे हो घर में, तब ज़रूर ध्यान लगाना ये पनीर खतरे में ना पड़ जाए। अक्सर होता क्या है कि जब आदमी की गाड़ी स्मूथली चल रही होती तो स्टेपनी चेक नहीं करता। नौकरी अच्छी-खासी चल रही है तो वेस्टेज में सिर्फ माल खा रहा है, चाय अच्छी है, गैस नहीं बन रही है। भैया ये तो गैस बना लेगी, दूसरी वाली गैस बन जाएगी अगर उसको हल्के में लिया तो। ये बात मेरी ध्यान रखना, जो लोग अभी इसको सम टाइम की तरह कर रहे हैं, उनके लिए विशेष मेरा एक संदेश है कि उनकी ये तो गैस सही रहेगी लेकिन दूसरी गैस उनकी खतरे में पड़ जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जब मैंने अगर ये डिसीज़न मैंने उस टाइम लिया होता कि जब मैं पीसीओ चला रहा था, जब मेरे अच्छे दिन चल रहे थे, तो आप सोचो कि उस टाइम लोग मेरे पास आ रहे थे, अब लोगों के पास मेरे को जाना था। दोस्तों जब आपके पास कोई आता है, तो एक अलग प्रभाव होता है, जब आप किसी के पास जाते हो तो अलग प्रभाव होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जब आप किसी पद पे हो और आपकी रोज़ी-रोटी अच्छी चल रही है, आपको अभी पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो आप ज़रूर एक्स्ट्रा पैसे के लिए काम करना, नहीं तो बाद में पछताने के सिवा आपके पास कुछ नहीं होगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, अगर आपको आज की ज़िंदगी स्मूथली चल रही हो और आगे भी स्मूथली रखनी है, तो इस वेस्टेज को सम टाइम में बिल्कुल मत लेना। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। तो दोस्तों वही हुआ कि जो काम मेरा जो सफलता मुझे 1 साल में मिलनी चाहिए थी, वो अगर मैंने उससे पहले डिसीज़न लिया होता तो 6 महीने में हो जाती, लेकिन 1 साल में मिली। मैंने लोगों को सामान दिया, और भाभी, ताई, चाची बहुत थी, क्योंकि पीसीओ वालों के किसी विधायक से कम संबंध नहीं होते थे। एक दौर था पीसीओ का, लोग उनसे दो का फ़ोन आता था। तो दोस्तों मैं लोगों के पास गया, मैंने कहा भाभी जी चाय आई है, कंपनी-वंपनी किसी को नहीं बताई। मैंने कहा एक चाय की एजेंसी ले ली है अब, बहुत बढ़िया चाय है, गैस नहीं बनती इससे। लोगों ने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। भई ₹75 की चाय है, 50-60 रुपए की लाते हैं, इनके ले लो, जो कह रहे हैं गैस नहीं बनेगी। ले ली सभी ने, बोले बहुत बढ़िया काम करा आपने, अब चाय की एजेंसी ले ली है। मैंने कहा भाभी जी इसमें ना साबुन की भी एजेंसी ले लूँगा मैं, क्योंकि मुझे पता था इन्हें अगर बताई कोई कंपनी है, तो क्योंकि बहुत होशियार लोग पड़े हैं, कोई कंपनी है, फलाना है, ढमाका है, इसमें फार्म भरा जाता है, तो वो लोग क्या होते, उस टाइम हज़म नहीं कर पाते। तो हमेशा ध्यान रखना कि आदमी को उतनी ही बात बतानी है जितना वो उस टाइम हज़म कर ले। ज़्यादा लंबी-चौड़ी बीएमडब्ल्यू, ऑडी की मर्सिडीज़ की बात तुरंत कर दोगे ना, तो लोगों को शक हो जाता है। क्योंकि आज की डेट में इतना फ्रस्ट्रेट आदमी, इतना परेशान आदमी है, उसे ज़िंदगी बोझ लगने लगती है अगर उसे बड़े सपने दिखाने लगो। खोल के जो हमारे काम का उनसे हम बात कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने यही करा कि चाय की पत्ती थी, कुछ दिन के बाद बोला कि भाभी जी साबुन भी आ गया है। बोले चाय की पत्ती तुम्हारी बढ़िया है तो साबुन भी बढ़िया होगा। साबुन भी दिया, फिर मैंने कहा भाभी जी इसमें पेस्ट भी आ गया, पेस्ट भी लो, हैं? तो मैंने कहा एजेंसी ले ली है, गोदाम बना रखा है दूसरी जगह पे। तो भैया उनको कि मैंने एक बात नोटिस करी कि ऐसा हिंदुस्तान का कोई घर नहीं है, जिसमें बीमार और बेरोज़गार नहीं बैठा है। बीमार हिंदुस्तान के हर घर में, और बेरोज़गार भी हर घरी में, बेरोज़गारी हर घर में है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं आपको बता दूँ, मैंने बेरोज़गारी 2 श्रेणी में छाँटी है। पहली श्रेणी क्या है कि पढ़ा-लिखा व्यक्ति है, पढ़ा-लिखा है, अपने घर में ठलुई काट रहा है, 100% है। दूसरी बेरोज़गारी क्या है कि घर का खर्चा है ₹50,000 का और कमाई है ₹40,000 की। तो इस घर में कितने रुपए की बेरोज़गारी चल रही है? ₹10,000। और ₹10,000 जो उसकी बेरोज़गारी चल रही है, अगर उसको ₹10,000 कमाने की अगर बात करोगे और मदद करने की बात करोगे और सारी पॉलिसी उसे सारा सिस्टम बताओगे, क्या वो करने को तैयार होगा या नहीं होगा? जहाँ पे ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ 10-20 हज़ार रुपए की कमी नहीं चल रही है। वो सारे लोग हमारे साथ अभी पार्ट टाइम आएँगे, और जैसे-जैसे उस पावर को जैसे-जैसे एजुकेशन लेंगे वो हमारे साथ फुल टाइम हो जाएँगे, कुछ लोग ओवर टाइम भी हो जाएँगे। क्लियर? तो ऐसे लोगों को हमें हमेशा उतनी बात बतानी है कि वो जितनी हज़म कर पाएँ। तो दोस्तों मैंने बस वही
पर्ची लगाना शुरू की और लोगों को कार्ड बनाना शुरू कर दिए। मैंने कहा कंसेशन कार्ड बनेगा और कंसेशन कार्ड बनाऊंगा, आपको 20% छूट मिलेगी, स्कीम मिलेगी और कंपनी आपसे फीडबैक लेगी, क्योंकि कुछ लोग फार्म भरने से डरते हैं। अब जो लोग फार्म भरने से डरते थे तो मैं उनसे कहता था ये फीडबैक फॉर्म है, क्योंकि मैं आपको बता दूं बिजनेस आइडिया से चलता है। सामने वाला क्या सुनना चाहता है, क्या समझना चाहता है, उसे वही बताओ। तो जो लोग कहते थे कि अरे यार फार्म भरने से कुछ नहीं हो जाएगा, अरे मैंने कहा कुछ नहीं हो जाएगा, ये फीडबैक फॉर्म है। आपको माल कैसा लगा कंपनी पूछेगी, कोई माल अगर गड़बड़ हुआ वापसी हो जाएगी, इसका फार्म है। तो क्योंकि हर आदमी लालची है, क्या रखे माल खराब निकला तो बदल तो देंगे। तो तुरंत लोगों ने फीडबैक फॉर्म भर दिया, उसमें सब कुछ भरा, लोगों की ज्वाइनिंग हो गई। ऊपर वाले ने, रियलिटी बताऊं, वेस्टीज को सीधे मैं ऊपर वाले से जोड़ता हूं। ऊपर वाले ने जितनी भी चीजें हमारे जीवन की, मतलब जीवन रक्षक चीजें हैं, वो सब फ्री हैं। हवा फ्री, नमक फ्री, समझ गए, और पानी फ्री। मतलब कितनी आसान चीजें जिनके बगैर हम जी नहीं सकते, वो सब कंपनी ने, इस कुदरत ने हमको फ्री कर दिया। बेस्ट चीज ने ज्वाइनिंग फ्री, माल समझ में ना हो वापस कर दो, कोई टारगेट नहीं, कोई टाइमिंग नहीं, हर आदमी मदद करने को तैयार बैठा है। तो ये तो पूरी नेचर से जुड़ी हुई कंपनी है, इस पे शक करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है दोस्तों, मैंने इस तरीके से काम शुरू करा और काम करने के बाद दोस्तों मुझे ऐसे लोग मिलते रहे, जिनको मैंने मीटिंग अटेंड कराई, जिनको शर्मा जी से बार बार मिलाता था। ठीक है ना, अपलाइन की जितनी बड़ाई कर मिले, मतलब एक मूल मंत्र है, अपलाइन की जितनी बड़ाई करोगे उतनी तुम पे कृपा बरसेगी। अब आप सपोज करो किसी हीरो की, किसी हीरोइन की आप तारीफ करते हो, ठीक है ना, तो लोगों का पिक्चर देखने का मन करता है नहीं करता है? करता है। आप बोलो कैटरीना कैफ ने तो जबरदस्त डांस किया, ये करा है, वो करा, फलाना हमारा क्या ड्रेस पहनी है, तो वो सामने जो सुनता है कहता है वैसा पिक्चर देखा, एक बार कैटरीना कैफ को देखना जरूर है। अब जब अपलाइन की आप इतनी बड़ाई करते हो, ऑफिस की अपनी इतनी बड़ाई करते हो, तो कहता है किसी से यार हमें बताना, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम्हारा ऑफिस देख के आएंगे, टिंडी देख के आएंगे। मतलब अपने मीटिंग्स की, अपनी अपलाइन की, अपने कंपनी के मैनेजमेंट की जितनी बड़ाई कर सकते हो करो, क्योंकि लोगों में क्यूरियोसिटी पैदा होगी उनसे मिलने की, और जब वो मिलने का प्रयास करेंगे तुम्हारी अपलाइन उन्हें पकाएगी और तुम्हारे नीचे ज्वाइन करा देगी। तो बड़ाई करने से काम बढ़ गया। या तो जितने मैंने क्या कही, होशियारी बिल्कुल मत दिखाओ। जैसे प्रभु के यहाँ आपने देखा होगा, हम लोग उनसे कनेक्ट होने का क्या है, गणेश जी की आरती है, नमाज है, नमाज पढ़ते हैं। कभी बदली क्या? कोई ग्रंथ में जो गुरुद्वारे में पढ़ा जाता है कभी बदला क्या? यीशु के यहाँ जो पढ़ा जाता है कभी बदला? समान अवसर, एक ही कनेक्शन है। गणेश जी की, बजरंगबली जी की आरती आज तक नहीं बदली। हम तो कम से कम 10 साल से, 20 साल से, तो हमें जब से अकल आई तब से हम देख रहे हैं, और 10 साल से वही पढ़ रहे हैं, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। अरे आज तक बदला ही नहीं। अरे बदलने की जरूरत ही क्या है जब इसी से काम चल रहा है तो। अब बदलने का तो प्रयास तो वो करते हैं जो समझते हैं हम अकलमंद हैं, और इसमें अकलमंदी दिखाई नहीं, तुम्हारा बेड़ा गर्क हुआ नहीं। बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर आप लोगों ने ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करी, वेस्टीज में हो जाएगा, बाकी भगवान तुम्हारा वैसे भला करेगा खूब। तो बिल्कुल होशियार नहीं बनना है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे चलो, बिल्कुल बन जाओ। कहते हैं, जैसे सीधी भाषा में बताऊं, कि आप लुल्लू बन जाओ और काम करो फुल। भैया कुछ नहीं आता, अपलाइन से सीखा है, इन्होंने जो बताया ये करा, ये करा, वो करा। जो गुणगान आप कर रहे वही डाउनलाइन कल को तुम्हारे को आने लगेगी और सबका उद्धार हो जाएगा। हमारे साथ जितनी भी प्रजा है सब खुशहाल हो जाएगी, जब एक दूसरे की लोग बड़ाई करेंगे, सब एक दूसरे का भला करने के लिए काम करेंगे। तो इसमें यही काम करा दोस्तों हमने, बड़ाई कर शर्मा जी से मिलवा दे, शर्मा जी ने छोड़ते चले गए। लेकिन उस टाइम हमारा एक फोकस था कि माल ज्यादा बेचते थे हम सर, और जींस जींस पहनते थे, नीले पीले कपड़े पहनते थे, और तो उस टाइम वो बाल थे टेढ़े मेढ़े काटते थे। तो शर्मा जी बोले यार ऐसा करो कि यार तुम्हें, तुम्हारा जो पैसा है, जो पीछे से पैसा आता है, वो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आने लगेगा, अगर थोड़ा हुलिया चेंज कर लो, तुम्हारी कार आ जाएगी, तुम विदेश चले जाओगे। तो मैंने कहा शर्मा जी यार, जींस बदलने से अगर लोग लखपति करोड़पति कार आ जाए तो साला जींस तो बिकना बंद हो जाएंगी, सब पैंट ही पहन लेंगे।
बोले नहीं यार तुम हमारी बात तो मान लो। लेकिन वही बता दूं, मैं पूजा पाठ करता था, मैं अपलाइन की बात हर बात को मानने लगा। तो मेरा जो पूजा पाठ था, जो मम्मी पापा का मैं अपनी सेवा करता था, उनसे आशीर्वाद लेता था, वो सब मेरे काम आ रहा था। काम आपको पता कब चलेगा, जब आप अपलाइन की बात मानने लगोगे, उस पे बिना शक करे उसको फॉलो करोगे, तो समझ लो आपका पूजा पाठ और आपके जो बुजुर्गों का जो आशीर्वाद है वो काम आ रहा है। वो समझाते थे, मेरी समझ में आ गई, मैंने जीन्स उतार दी, काली पैंट पहन ली, व्हाइट शर्ट पहन ली। तो मैंने कहा यार मान लो उनकी बात कार आ जाएगी। शक होता था, लेकिन वही है, भगवान सद्बुद्धि देता था, मैंने शक करना बंद कर दिया और उनकी बात मान ली। और दोस्तों, इसमें मैं 6 महीने के अंदर स्टार डायरेक्टर बना। और स्टार बनने के बाद शर्मा जी बोले कि आप क्या काम करो, क्योंकि मैं टाई नहीं लगाता था। मैं आपको बता दूं था क्या, कि मोहल्ले में यार बड़ी मजाक बन रही थी जब ऐसी चीज कर रहे थे तो, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, अटैची ले ली थी हमने। वो अटैची लेके निकलते थे तो लोग हमारी मजाक बनाते थे। बोले यार एक तो तुम पढ़े लिखे नहीं हो, ऊपर से हम पेन लगाना शुरू कर दिया हमने, 2-3 पेन लगाते थे उस टाइम, क्योंकि ऐसे प्रोफेशनल में थे, हम समझते थे कि लोग हमें पढ़ा लिखा समझे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये दुनिया बड़ी खतरनाक है। ये हमेशा आपको तर्क वितर्क पैदा करेगी, आप पे शक करेगी। क्योंकि दोस्तों मैं उस टाइम 2-2 3-3 पेन लगाता था, क्योंकि नई नई जगह जाते थे तो हम सोचते थे यार लोगों को पता ना चले हम अनपढ़ हैं। लेकिन वही है कि जब लिखते थे तो हिंदी भी ढंग से लिख पाते थे तो पकड़ जाते थे। तो साला 2-2 3-3 पेन लगा के हम जाहिर करना चाहते थे कि हम पढ़े लिखे हैं। तो वो कहते थे कि भैया पढ़े लिखे, पोल खुल जाती थी। और आज हम सबसे बड़ी बात क्या है, आज हम कहते हैं कि 8वां पास हैं, तो लोग शक करते हैं, कहते हैं भाई साहब आप पढ़े लिखे हो। बोला आप ये दुनिया की विडंबना देखो, जब आप नेम पेम पैसा कमा जाते हैं तो आप सब कुछ गायब हो जाता है। मतलब सिर्फ आपको इस दुनिया सफल और आपका परिवार आपको सफलता के रूप में देखना चाहता है। आपकी सारी बुराइयां छुप जाएंगी। इससे सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपके सामने बैठा हूँ। आज कितने लोग ऐसे होंगे जो ये नहीं मान रहे होंगे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और सही बात ये है कि अगर मुझे हिंदी लिखवाओगे तो ऊ की ओ की मात्रा में गलत कर देता हूँ, लेकिन लिखता बहुत कॉन्फिडेंस से हूँ। और इतना कॉन्फिडेंस से लिखता हूँ, सामने वाला खुद पागल हो जाता है कि मैं गलत हूँ। कॉन्फिडेंस दोस्तों बहुत बड़ी चीज है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कॉन्फिडेंस की बात आई तो बता दूं, बुलंदशहर एक जगह है, वहां पे एक मीटिंग कर रहा था मैं, तो काफी मास्टरों के बीच में फंस गया मैं। जो मास्टर लोग होते हैं और प्रिंसिपल साहब बैठे हुए थे, तो बोले, मैंने कहा मैं जानकारी दूंगा। तो मैंने कहा जैसे मैं पहले लिखता हूँ किट, तो किट पे क्या होता है, बड़ी की मात्रा लगाता था मैं। अब मास्टर लोगों की एक खास खूबी है, वो बाल की खाल जरूर निकालते हैं। बोले भाई साहब तुम तो हिंदी गलत लिख रहे हो। तो हमने की बताइए। तो बोले इस पे तो छोटी ही की मात्रा लगेगी। तो हमने तुरंत मिटाला और उसे छोटे की मात्रा लगा दी। हमने कहा ठीक है। बोले ठीक है। तो मैंने मास्टर साहब आपकी जानकारी के बता दूं, वो तो मैं तुम्हारे पास बीच फंस गया, क्योंकि तुम मास्टर लोग, मैं तो 4 साल से ऐसे लिख रहा हूँ, किसी की हिम्मत ही नहीं हुई जो कहने वाला मिला हो। तो कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है कि आपको कॉन्फिडेंस में हमेशा रहता है। मैंने 4 साल वो गलत लिखा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई, वो तो मास्टरों को बीच फंस गया, तो उन्होंने सही करा दी, तो मेरी सही भी हो गई। कॉन्फिडेंस हमेशा बहुत ऊपर रखना है आप लोगों को। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये इस पृथ्वी की पहली ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें 1 रुपया जेब में नहीं होता, लोग लाखों रुपए की बात करते हैं। ये पहली ऐसी इंडस्ट्री है, आदमी के पास टाटा नैनो होती है और बीएमडब्ल्यू ऑडी की बात करता है। ये पहली ऐसी इंडस्ट्री है जो आदमी आगे से, टेम्पू से, रोडवेज की खटारा बस से उतरता है और बीएमडब्ल्यू ऑडी के सपने दिखाता है। मुझे इस पृथ्वी पे कोई ऐसी इंडस्ट्री बता दो जो इतनी पॉजिटिव और इतनी एनर्जेटिक हो, एक नहीं मिलेगी, मेरा दावा है। बस जाके रखना है कि एक ऐसी पॉजिटिव इंडस्ट्री में है जहाँ साला 1 रुपया नहीं होता, लाखों रुपए की बात करते हैं। आदमी का कॉन्फिडेंस देखिए, ये बहुत बेहतरीन चीज है और इस इंडस्ट्री के सिवा कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिर मैं शर्मा जी पे आता हूँ। शर्मा जी की मैंने बात रखी और फिर कॉन्फिडेंस से काम करा, क्योंकि मैं टाई नहीं पहनता था। तो बोले पाल साहब अगर टाई पहन लो तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। मैंने कहा यार मोहल्ले में यार बड़ी बेइज्जती हो रही है। वो कहते यार क्या करने लगे हो, और अनपढ़ आदमी हो यार,
2-2 3-3 पेन लगाते हो, काली पैंट और व्हाइट शर्ट पहनते हैं, पता नहीं कहाँ वकील हो गए। तो मैंने कहा सर जी अगर टाई पहन ली तो हमारी पहले तो घर में ही मजाक बन जाएगी और बाहर से पढ़ो बहुत। लेकिन उन्होंने बहुत समझाया तो मैंने कहा ठीक है, मैं टाई पहनूंगा लेकिन मोहल्ले से बाहर निकलने के बाद पहन लिया करूंगा और मोहल्ले में घुसते ही टाई उतार लिया करूंगा, अपनी जेब में रख लिया करूंगा। तो बोले ठीक है इतना करो आप। तो भैया वो टाई पहनना शुरू कर दी कि मोहल्ले से बाहर जाते थे तो पहन लेते थे, आते थे अंदर तो उतार लेते थे, क्योंकि उस टाइम कार उड़ तो थी नहीं, ट्रेनों से बस से जाते थे। और एक बार क्या हुआ कि हम किसी के पीछे पड़े हुए थे, 6-7 महीने थे, और उसने कह दिया कि भाई साहब हम बेस्टी ज्वाइन करेंगे, आ जाओ। तो हमने कहा साला अगर 1000 रुपए की ज्वाइनिंग तो कराएंगे जब बुला रहा है तो। और जब हम उसके पास गए और उसने देखा यार ये तो बड़ा टिप टॉप लग रहा है, हमने टाई पहन रखी थी और ड्रेसअप में थे, और उसने फास्ट स्टार्ट कर लिया, 10,000 रुपए से ज्वाइनिंग ले ली और हम तो हो गए पागल। कभी कभी खुशी में होते ना आदमी भूल जाता है। अब वो 10,000 रुपए की ज्वाइनिंग के चक्कर में हम टाई उतारना भूल गए। अब मोहल्ले में टाई पहने पहने चले आए। तो भैया कम से कम मोहल्ले में लोग मिले, आवाज देने लगे कि भाई साहब क्या है, कहाँ अधिकारी बन गए हो, डीएम बन गए हो, प्रधानमंत्री बन गए हो, क्या ऐसी टोन मारी लोगों ने। और जब घर में घुसे तो घर में हमारे घर में चर्चा का विषय बन गई कि आज ब्रजेश तो टाई पहने हुए थे। अरे फिर हमने भैया को बताया कि अरे हमारे दोस्त ने एक गले में डाल दी थी, ये टाई हमारी नहीं है, हैं? और उसने डाल दी, हम पहने चले आए। अब वो इतनी इंसल्ट हो गई, इतनी बेइज्जती होने लगी गाँव उसमें, इंसल्ट होने लगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ना, मैं अपनी बेइज्जती कराने से बचता था, अपनी इंसल्ट कराने से बचता था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भगवान ने एक कोटा दिया है हम लोगों को, हमारी इंसल्ट का और हमारी बेइज्जती का। अब मुझे बताइए कि कुछ लोग आपने देखा होगा अपनी इंसल्ट, अपनी बेइज्जती पूरी जिंदगी भर कराते रहते हैं। लेकिन मेरे बात ये समझ में आ गई कि यार बेइज्जती का जब एक कोटा होता है तो क्यों ना जल्दी करा ली जाए। और सबसे बड़ी बात है कि और किसी इंडस्ट्री में अपनी बेइज्जती, अपनी मजाक बनवाने का मौका नहीं मिलता। इस इंडस्ट्री में आपको अपनी बेइज्जती का कोटा खत्म करने का मौका मिलता है। और जिस दिन मुझे ये पता चला उस दिन मैंने टाई पहनना शुरू कर दी। मैंने कहा जितनी बेइज्जती, जितनी इंसल्ट होनी है, जितनी मजाक बननी है बन जाए, साला कोटा खत्म हो, फिर इज्जत शुरू हो जाए। आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि अपनी इंसल्ट, जैसे कुछ लोग अभी हैं अपने रिश्तेदारों को बताना नहीं चाहते हम बेस्ट चीज कर रहे हैं, हम सीएनटी में गए थे बताना नहीं चाहते, हम जूम पे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं बताना नहीं चाहते, ठीक है ना, कि यार वो क्या कहेंगे, वो क्या समझेंगे कि इनकी नौकरी सही नहीं चल रही है, इनका व्यापार सही नहीं चल रहा है। तो आपकी जितनी इंसल्ट, जितनी मजाक बननी है, जल्दी बनवा के पिछाड़ा छुड़वा लो और जिंदगी भर आपको मालाएं पड़ेंगी, मान सम्मान होगा, आपके फॉलोअर होंगे, सब कुछ आपको जल्दी हो जाएगा। मेरे साथ तो भैया ऐसा ही हुआ, मैंने टाई पहनी, मेरी मजाक बनी, लेकिन मैं साले को बहुत ज्यादा 6-7 महीने बाद ही एक गाड़ी खरीद लाया टाई पहनने से। और टाई पहनने से जब कार आई तो लोगों को भरोसा पड़ने लगा, और वो जो लोग मजाक बनाते थे वो आज रोल मॉडल मानने लगे। तो मैंने शर्मा जी से कहा यार शर्मा जी आप कहे तो ठीक रहे थे, टाई पहले पहन लेते तो हो सकता है कार जल्दी आ जाए। तो दोस्तों उन्होंने टाई और ड्रेसअप में लाए। मीटिंग्स अटेंड नहीं करता था मैं, मीटिंग अटेंड करना शुरू करी। और उसके बाद 2012 में एक कार लेके आया, 2014 में एक्सयूवी 500 लेके आया। उसके 6 महीने बाद, वो 7 दिन के बाद तुरंत उसका सेवले की बीट लेके आया। आज वेस्टिज से मैंने 3 गाड़ियां हैं मेरे पास, एक इको है, एक एक्सयूवी 500 है, एक सेवले की बीट है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जब मैंने एक्सयूवी 500 ली तो मैं ले तो आया, मैं जहां रहता था पता चला कि वहां पे गली पतली है, और वो गाड़ी ले आया तो किसी एक्सपर्ट आदमी से खड़ी करवाई। अब आप सोचो कि वेस्टिज कितना बड़ी पावर देती है। मैं 16 लाख रुपए की गाड़ी लाया और 40 लाख रुपए का मकान खरीदवा दिया उस कार ने। आप ये सोचिए कितनी बड़ी बात है कि उस गाड़ी के चक्कर में 40 लाख रुपए का मकान लेना पड़ गया। और दोस्तों अब मैं मर्सिडीज लेने जा रहा हूँ, और मर्सिडीज क्योंकि गलियों में खड़ी नहीं हो सकती, उसके लिए उससे पहले, उस मर्सिडीज आने से पहले 1 करोड़ रुपए का भी मकान लिया है। मेहता जी को मैंने उसकी फोटो वोटो भेजी थी।
तो दोस्तों आपकी ज़िंदगी में इस तरीके से आपकी ज़िंदगी बदलेगी, आप लोगों के लिए रोल मॉडल बनेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, वेस्टेज का पैसा सुकून बहुत देता है, क्योंकि कच्चा माल, पक्का माल करना नहीं होता, टेंशन कोई है नहीं। अभी इतनी बड़ी आफत-दुविधा आई हुई है, लेकिन तब भी पैसा आ रहा है, काहे की टेंशन लेनी? तो सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, 3 गाड़ियाँ बनाई, अपलाइन की बात में 11 कंट्री घूम के आ गए, 11 बार विदेश हुआ है और दोस्तों आज लगभग साढ़े 4 लाख रुपए महीना आता है और उस व्यक्ति का आता है, जो व्यक्ति सिर्फ़ 5,000 रुपए कमाने के लिए आया था। अब आप सोचो, हम तो आज की डेट में 1 लाख रुपए का सपना दिखाते हैं। अब 5,000 रुपए वाले का जब 4-5 लाख आ रहा है, तो 1 लाख रुपए का वाला का क्या 10 लाख नहीं आएगा? 101% आएगा अगर आपके दिमाग आपको भरोसा है तो।